राज्य सांसद संजय सिंह ने रायपुर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ये वो धरती है जहां पर मानवर परशुराम जी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी। ये वो धरती की जहां सोना खान की लड़ाई लड़ी गई। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे लोगों को आज उद्बोधन दें और साथ ही हमें मंत्र भी फूंक के जाए कि हमारा संगठन कैसे आगे बढ़ेगा। संजय भाई। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी और दिल्ली के 2 बार के विधायक भाई मुकेश अहलावत जी, मंच पे आसीन छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी समर जी, सौरभ जी, मंच पे आसीन हमारे साथी देवल उत्तम जायसवाल जी, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट देवलाल जी, अभिषेक मिश्रा जी, वदूद आलम जी, सूरज उपाध्याय जी, सभी जोन के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता का जो आज इस सम्मेलन में हिस्सा ले पाए हैं उनका भी, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं हमारे संवाद को उनका भी, और जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों और दोस्तों, पिछले दिनों मैं उड़ीसा के प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में गया था और वहां भी बड़े उत्साह के साथ भारी संख्या में भुवनेश्वर के अंदर कार्यकर्ता जुटे, इकट्ठा हुए। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी का विस्तार गांव-गांव में हो, आम आदमी पार्टी का संगठन ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे पहुंचे, आम आदमी पार्टी का संगठन हर समुदाय के बीच में पहुंचे, इस बात की रणनीति तैयार की गई है और 2027 में पंचायत का चुनाव उड़ीसा के अंदर होगा, उसकी तैयारी वहां के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। और वही तस्वीर भाई मुकेश अहलावत जी ने देखी। रात में 3 बजे, सही कह रहे हैं, रात में 3 बजे इनका मैसेज आया। मैं उस वक्त जगा हुआ था, मुझे लगा कोई इमरजेंसी है कि वो मैसेज क्या आ गया इतनी रात को। तो मैंने मैसेज इनका देखा तो ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कार्यकर्ता सम्मेलन हम करना चाहते हैं। तो मैंने इनको तुरंत रिप्लाई किया कि सुबह आप अजीत से बात करके और तारीख तय कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का सम्मेलन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। और मुझे खुशी है कि जो लोग ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल से 2 साल से काम नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का संगठन शिथिल पड़ गया है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सक्रियता नहीं है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आओ और हमारे कार्यकर्ताओं की तादाद आगे से लेकर पीछे तक देखो। छत्तीसगढ़ में संगठन जीवित भी है और आगे और मजबूती से इसका विस्तार भी होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आज जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मुझसे मीडिया के लोगों ने कहा छत्तीसगढ़ में अब आगे आपका क्या सपना है?
मैंने कहा जहां दो पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वहां सबसे मजबूत विकल्प बन के उभरता है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी। और आपके लिए अच्छी बात है कि यहां दो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो 2-2.5 साल से शासन में है। कितने बड़े बड़े वादे करके आए थे लोग, क्या क्या कहा था इन्होंने। 15 साल पहले शासन किया, 5 साल फिर कांग्रेस ने शासन किया। कभी ये खाता है, कभी वो खाता है। और छत्तीसगढ़ को, जो मैं समझता हूं प्राकृतिक संपदा के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य है, उसको खोखला करने का काम इन लोगों ने किया। यहां का कोयला खाया, आयरन ओर खाया, जंगल खाया, पेड़ खाया, पौधे खाया। अरे गरीब इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तुम्हारा जंगल खाते हैं, कोयला खाते हैं, लोहा खाते हैं, तुम्हारा सड़क खाते हैं, जमीन खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं। इन बेईमानों से एक एक करके आपको हिसाब लेना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा हंसदेव के जंगलों में और सवाल पूछना पड़ेगा कि लाखों पेड़ क्यों काट रहे हो मोदी योगी, लाखों पेड़ क्यों काट रहे हो मोदी और विष्णु। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। कहते ना डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये खटारा इंजन की सरकार है, खटारा इंजन की। और खटारा इंजन क्यों कह रहा हूं इनको, देखो कितने बड़े ढोंगी हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है पेड़ लगाना तो बहुत अच्छा काम है। हमारे तो आंखों से आंसू आ जाता है जब मैं देखता हूं पेड़ कटता है, तो मैं रात रात भर रोने लगता हूं। लोग पूछते हैं प्रधानमंत्री जी क्या करना है, कहते एक पेड़ मां के नाम। देखो कितना धूर्त आदमी है। क्या कहता है, कहता एक पेड़ मां के नाम। अब मां के नाम सुन के हर आदमी रोने लगता है। कहता भाई मां का नाम ले लिया, ये तो बहुत गंभीर बात कह दी प्रधानमंत्री ने। नौजवान निकलता है रो के हाथ में पेड़ लेके, हमारी बहन भी रोते हुए घर से निकलती है, हमारा बुजुर्ग भी घर से निकलता है रोते हुए। मोदी जी ने कहा है मां के नाम पेड़ लगाना है, मां के नाम पेड़ लगाना है। लाखों पेड़ लगा देता है नौजवान, लाखों पेड़ लगा देता है हमारा आदिवासी भाई, लाखों पेड़ लगा देती है हमारी माताएं बहनें, लाखों पेड़ लगा देते हैं हमारे बुजुर्ग। लेकिन मोदी उसके बाद कहता है एक पेड़ मां के नाम, लाखों पेड़ अडानी के नाम। लाखों पेड़, तुम पेड़ लगाओगे उसको अडानी, तुम पेड़ लगाओगे उसको अडानी। यह है देश का प्रधानमंत्री, यह है तुम्हारी डबल इंजन। तुम्हारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तुम्हारे जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया जा रहा है। मुझे सूरज उपाध्याय बता रहे थे, प्रियंका बता रही थी, कह रही थी ऐसी जगहों में पेड़ काटे जा रहे हैं जहां पर आदमी का जाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि वो हाथियों के लिए सुरक्षित जगह है, हाथियों के लिए। लेकिन ये भूल गए हाथियों के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के हाथी हैं उनके लिए सुरक्षित जगह। भ्रष्टाचार का हाथी वहां पर रोज जा सकता है और वो आपके पेट काट सकता है। मुझे बताया आदिवासी जनपदों में जिन जिलों को सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित रखा गया है कि यहां का लोहा, यहां का आयरन ओर, यहां की माइनिंग के ऊपर यहां के लोगों का अधिकार होगा,
जब तक ग्राम सभा पास नहीं करेगी 1 इंच जमीन भी किसी को लेने का अधिकार नहीं है। उन जमीनों पर आज भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं। उसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और साथियों को लड़ना होगा। उनकी आवाज को आपको उठाना पड़ेगा। आपके लोहे पे कब्जा, आपके कोयले पे कब्जा, और तो और एयरपोर्ट बनाते हैं जनता के पैसे से। एयरपोर्ट किसको दे देते हैं? गैस किसको दे देते हैं? समुद्र का पोर्ट किसको दे देते हैं? कोयला किसको दे देते हैं? अंबानी को। बिजली किसको दे देते हैं? जहाज किसको दे देते हैं? आकाश किसको दे देते हैं? जमीन किसको दे देते हैं? पाताल किसको दे देते हैं? तो आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किसको दे दिया? किसको दे दिया? तो इसीलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी का प्रधानमंत्री है। अडानी का प्रधानमंत्री। ये बात गांव गांव में पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है? बताओ। तुमको क्या कहता है? कहता है भूख लगी है? बोले हाँ साहब भूख लगी है। चिंता मत करना, मोदी जिंदा है। साहब क्या करेंगे? 5 किलो राशन। 5 किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 80 करोड़। कितने लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है? 80 करोड़। कहते हैं भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंधभक्त कहते हैं पूरी दुनिया में मोदी का डंका पीटा जा रहा है, पूरी दुनिया में बीजेपी का डंका पीटा जा रहा है। अंधभक्त कहते हैं मोदी मोदी करते रहो। उन अंधभक्तों से पूछो, अरे बेईमानो, जिस देश में तुम्हारी खुद की सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रख रही है, उस देश के अंदर विकास की क्या परिभाषा है? जरा हमको भी सजाओ, हमको भी बताओ, हमको भी समझाओ। हमें सुनना और जानना चाहते हैं क्या है विकास का? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है। कहते भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, 4थी हो गया, 3री हो जाएगा। आज मैं पढ़ रहा था, खसक के 8वीं हो, कितना हो गया? 8वीं हो गया। तो जो ये कह रहे थे कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बन जाएगा, उनसे कभी ये पूछा प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत कहां खड़ा है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में, यानी हर इंसान के हिस्से में आमदनी का कितना हिस्सा आ रहा है? कितना हिस्सा आ रहा है पता है आपको? पूरी दुनिया में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पे है। शर्म करनी चाहिए बीजेपी को, शर्म करनी चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था किसके लिए मजबूत है? अर्थव्यवस्था मजबूत है अडानी के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत है चंद पूंजीपतियों के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत है उनके लिए जिनका 17 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया। कितना? कितना पढ़ी हो तुम? LLB की हो? 17 लाख करोड़ लिख पाओगे? नहीं लिख पाए। ये मुकेश अहलावत जी भी बहुत पढ़े लिखे, अभी इनको कह दूं नहीं लिख पाएंगे। जीरो लगाते 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 थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और कितने का? चंद पूंजीपतियों का। इस हाल में जितने लोग बैठे, मेरे ख्याल से 3 लाइन के लोग के बराबर जो देश के चंद पूंजीपति हैं, उनका 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया मोदी ने। और क्या किया? बैंकों का कर्जा था, बोले इनका सेटलमेंट कराओ। 43 कंपनियों का सेटलमेंट कराया, 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका अलग से माफ कर दिया। आपके लिए पैसा नहीं है। जब हमारा आदिवासी समाज का भाई कहता है हमारे गांव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है,
बीजेपी कहती है पैसा नहीं। जब वो कहता है हमारे अस्पताल की सुविधा नहीं है, 3 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है पत्नी की डिलीवरी कराने, बीजेपी कहती है पैसा नहीं है। जब नौजवान कहता है रोजगार नहीं है, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ आपकी जिंदगी में तकलीफें देने का काम किया और आपका पैसा लूट लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को मजबूत करने का काम किया। लड़ाई इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों का छत्तीसगढ़ होगा या छत्तीसगढ़ में पूंजीपतियों का छत्तीसगढ़ होगा, यह आपको तय करना है। अगर आम लोगों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर नौजवानों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर किसानों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर आदिवासियों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर माताओं बहनों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लो, इनसे लड़ना शुरू करो, इनको सत्ता से हटाओ और जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में जनता के लिए काम किया ऐसे ही काम करके दिखाओ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा लगा लगा के गांव गांव पहुंचिए, गांव गांव पहुंचिए, अपने मुद्दों की बात करिए, अपने बच्चों की बात करिए, उनके भविष्य की बात करिए। ये हिंदू मुस्लिम के राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, इसने देश का बहुत नुकसान कर दिया। किसी को कुछ सुनने ही नहीं देते, किसी को कोई बात ही नहीं करने देते। मुझे हमारे साथी बता रहे थे 10,500 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। कितना बंद किया? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इन लोगों ने गलत तो नहीं बताया ना मुझे? जोर से बोलिए। 10,500 जो सरकारी स्कूल बंद हुआ, उसमें आदिवासी का बच्चा पढ़ता था, दलित का बच्चा पढ़ता था, पिछड़े समाज का बच्चा पढ़ता था, ठाकुर ब्राह्मण के घर का भी बच्चा पढ़ता था और चंद संख्या में मुस्लिमों के बच्चे भी पढ़ते थे। बताओ, अगर वो स्कूल बंद होता है तो हिंदू का नुकसान है कि मुसलमान का? बताओ। सबका नुकसान है, सबका नुकसान है। तो सरकारी स्कूल बंद करके, तुम सरकारी स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य का नुकसान कर रहे हो, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हो। जिस दिन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आ जाएगी, गांव गांव में शानदार स्कूल होंगे जहां से तुम्हारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और देश के भविष्य बनेंगे, छत्तीसगढ़ का भविष्य बनेगा। और ये बात कोई हम हवा में नहीं कह रहे। 10 साल तक केजरीवाल जी की सरकार थी। मनीष सिसोदिया जी जब शिक्षा मंत्री बने, स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टॉयलेट का इंतजाम सरकारी स्कूलों में नहीं होता था, पट्टी पे, ताज पट्टी पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे। उन्हीं सरकारी स्कूलों को केजरीवाल और सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एयर कंडीशन कमरे का स्कूल बनाया दिल्ली के अंदर। बताओ, बनाया नहीं बनाया? बनाया नहीं बनाया? स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड बनाए सरकारी स्कूलों में। इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे हरियाणा का तो देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले अगर किसी का नहीं देखना तो देखना क्या है मैडम? तो कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो हिंदुस्तान में कहती है मैं केजरीवाल और सिसोदिया ने जो सरकारी स्कूल बनाया वो देखना। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती थी, जहां दवाएं मुफ्त में मिलती थी, डॉक्टर इलाज फ्री में करता था। और अगर 30 दिन से आगे का ऑपरेशन की डेट मिल जाती थी तो दिल्ली के अंदर व्यवस्था थी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लेना, पूरा खर्चा केजरीवाल की सरकार का।
हमारी हेल्थ की स्कीम थी फरिश्ते स्कीम। अगर सड़क पर किसी की दुर्घटना हो जाए तो उसको मरने के लिए मत छोड़ देना, उठा के अस्पताल में पहुंचाना। इलाज में अगर 50 लाख और 1 करोड़ भी खर्चा होगा तो केजरीवाल की सरकार देगी। ये हमारी फरिश्ते। हमने बिजली फ्री किया, हमने पानी फ्री किया, हमने शिक्षा फ्री किया, हमने इलाज फ्री किया, हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया। और सब कुछ करने के बाद भाजपाई कहते थे खजाना खाली हो जाएगा, कांग्रेसी कहते थे खजाना खाली हो जाएगा। केजरीवाल का अर्थशास्त्र है 10 साल तक मुनाफे का बजट दिल्ली के अंदर दिया, इतना सब कुछ करने के बाद। फिर पंजाब में हम पहुंचे, 92 सीटें हमारी आई। भगवंत मान जी वहां पे मुख्यमंत्री बने, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। जिन नहरों में 30 साल तक पानी नहीं आ रहा था वहां नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया। हजारों सरकारी नौकरियां देने का काम किया। और पंजाब के अंदर माताओं बहनों को सम्मान राशि 1000 रुपए, और जो दलित समाज की महिलाएं हैं, आदिवासी समाज की, उनको 1500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि उनको देने का, सहयोग राशि देने का काम किया। इतने सारे काम किए पंजाब। और भाजपाई क्या कहता है? वो कहता है ठीक है काम कर रहे हो, करते रहो बेटा तुम लोग, हम तो अंतिम में माचिस की तीली लेके बैठे। आजकल तो हफिंग के खेती होते। कौन सी है माचिस की तीली? हिंदू मुसलमान एक तीली जलाया, फुर्र सेकंड काम खत्म। गन करते रहो स्कूल अस्पताल, हम माचिस की तीली जला रहे हैं। ये माचिस की तीली जलाने वाले, समाज और देश में आग लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी से तुमको और हमको सावधान रहना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान का भविष्य चाहते हो, छत्तीसगढ़ का भविष्य चाहते हो और अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो। कैसी कैसी बेवकूफी की बातें करते हैं। इनका एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का, वो कहता है मुसलमानों के यहां से सामान नहीं खरीदना है। तो मैंने कहा अंधभक्तों, प्यारे अंधभक्तों, फैसला लो कि जो भी अरब से डीजल पेट्रोल आएगा उससे अपनी गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम अपने अपने घर में बैठे रहो। जो भी मुसलमानों के देश से गैस आएगी, सारे के सारे भाजपा वाले और अंधभक्त तय करो, अपने घर में खाना उस गैस से नहीं बनाओगे, भूखे रह जाओगे, मर जाओगे, लेकिन मुसलमानों की गैस का इस्तेमाल नहीं करो। तय करो, हो जाएगा क्या? इनसे सावधान रहना। ये छुआछूत वाली पार्टी है। अभी मुसलमानों से लड़ाने की बात करती है, फिर सिखों से लड़ाने की बात करती है, फिर छत्तीसगढ़ में ईसाइयों से लड़ाने की बात करती है, उससे खाली हो जाती है आदिवासियों से लड़ाने की बात करती है, उससे खाली हो जाती है दलितों से लड़ाने की बात करती है, उससे खाली हो जाती है तो पिछड़ों से लड़ाने की बात करती है। कभी जाट गैर जाट हरियाणा में करती है, कभी मराठा गैर मराठा महाराष्ट्र में करती है, कभी सिखों और हिंदुओं को लड़ाने का काम पंजाब में करती है, कभी हिंदू मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में लड़ाने का काम करती है। पूरे देश में इनका काम है लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ, लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ। इसलिए भाजपाइयों का नाम हमने बदल के रख दिया भारतीय झगड़ा। कौन सी पार्टी है ये? झगड़ा पार्टी। कौन सी पार्टी है? झगड़ा पार्टी। तो झगड़ा कराना है तो भाजपा को लाओ, और स्कूल अस्पताल बनाना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? आम आदमी पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी चाहिए। ये नफरत की राजनीति से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और ये कुछ नहीं, इनका कोई दीन धर्म नहीं। पाकिस्तान से मैच किया ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद, खेले नहीं खेले बताओ भाई? खेले कि नहीं खेले? मोदी खेल लिया तो देशभक्त है। तुम भी उसी ड्रामे में फंस गए गुरु, उसी ड्रामे में फंस गए। यहां क्या कहता है? कहता है हम कपड़ा देख के मुसलमानों को पहचान लेते हैं,
लेकिन अरब में जाता है, दुबई में जाता है हमारा प्रधानमंत्री, तो जैसे ही अरबी देखता है वो लवादा पहने रहता है, अरबी जो शेख मुसलमान रहता है उसको वीर जारा फिल्म की तरह शाहरुख खान की तरह ऐसे हाथ फैला के गले लगा लेता है, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। वहां मुसलमान से परहेज नहीं है, वहां इतर महक रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अरबी में भाषण दिया है मैंने देखा मोदी ने, पता नहीं सही है कि गलत, अरबी में भाषण दे रहा है, ऐसा जादूगर आदमी। उसी चक्कर में भी फंस के कह रहे हाथ नहीं मिला। अरे यहां हाथ नहीं मिला था, जाके देखो क्या क्या करता भाई। यहां कहता टोपी नहीं पहनेंगे, और वहां कतर की मस्जिद में, ब्रोनोई की मस्जिद में, कहां मस्जिद में, हर जगह घूमता रहता है, हर जगह। कहीं जाता है मेलोडी चॉकलेट खिला रहा, मतलब देश इंतजार कर रहा है। हम भैया लाइन में खड़े, गैस नहीं मिल रही, पसीना गिर रहा है, रात भर से हम ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, पेट्रोल टंकी पर डीजल नहीं मिल रहा है, हमारी ट्रक रुकी हुई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। उधर से फैसला आ गया, कहने लगे चिंता मत करो, मेलोडी खाओ, सब खुद जान जाए। ये तुम्हारी विदेश नीति है, ये विदेश नीति है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। गौ माता के नाम पे वोट लेते हैं, कहते हैं गाय माता है हमारी, गाय बचाना है। जो लोग गाय काट रहे हैं हम उनको काट देंगे कहते हैं, कहते नहीं कहते बताओ, कहते हैं ना, कहते हैं गौ माता के नाम पर हमको वोट दे दीजिए, गौ माता की हम सेवा करने का काम करेंगे। बंगाल में सबने वोट दे दिया, और जिस दिन वोट मिला दूसरे दिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद तुम काट के खाओ। बोला नहीं बोला भाई बताओ? बोला है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोला नहीं बोला? बोला 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद काट के खाओ। अभी हमारा बाबा योगी भावुक हो गया था एक मीटिंग में। बाबा योगी कहने लगा, कुछ मौलाना कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, कुछ मौलाना कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अरे क्या बेटे और मां के रिश्ते को घोषित करने की आवश्यकता होती है क्या? ऐसा कहकर रोने लगा, सब भावुक हो गए। एक तो भाजपाइयों को भाषण सुन के सब भावुक हो जाते हैं। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी इसलिए राष्ट्रीय पशु घोषित करो कि अगर राष्ट्रीय पशु गौ माता रहेगी तो 14 साल के बाद भी भारत की सरकार और भारत की राज्य सरकारों को गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हारे इस नौटंकी में हम लोग फंसने वाले नहीं है, अकेले मुसलमान नहीं, इस देश का एक एक हिंदू चाहता है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। इस देश के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी चाहते हैं गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको कोई मारता है तो उसके खिलाफ कानून लगता है, ऐसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। कोई भी अगर उसको मारने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। मां मानते हो गाय को? 14 साल तक मां मानोगे, बूढ़ी हो जाएगी तो छोड़ दो। बूढ़ी मां को ज्यादा सेवा की जरूरत होती है, कह रहे हैं बूढ़ी मां को हम छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। बीफ के एक्सपोर्ट के मामले में भारत को नंबर 1 पर किसने पहुंचाया 24 घंटा मेहनत करके? नरेंद्र मोदी। मोदी जी कहते कई दिन तक सोबे नहीं करते, इतना काम करते बेचारे, इतना काम करते हैं। तो मैं इस सभा के माध्यम से नरेंद्र मोदी को सुझाव देना चाहता हूं, भैया 5-6 घंटा सो लिया करो, वरना तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं रहता। दिन रात गाली गलौज करते हो यार, सो जाओ, आराम करो थोड़ा, देश का कल्याण होगा। जितनी देर जगते रहते हो गाली गलौज, इसको
डांटो, इसको पकड़ो, उसको मारो, सबको उठा उठा के जेल में डालो। हमारी पार्टी के नेताओं को भी जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे भी पकड़ के जेल में डाला। उनको लगा सबको जेल में डाल दिया, पार्टी खत्म। ये आम आदमी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी, ध्यान से सुनना, आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। जितना हमको जेल में भेजोगे उतना तुमसे लड़ने का काम करेंगे। लगाओ मुकदमे, हमको जेल में भेजो, चलाओ लाठी, तुम्हारी लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, तुम्हारी बेईमानी को पूरे देश के सामने उजागर करने का काम करेंगे। तुमने देश की अर्थव्यवस्था की हालत चौपट कर दी, स्कूलों की हालत चौपट कर दी, अस्पतालों की हालत चौपट कर दी। आज रुपया $97 $97 का हो गया। प्रधानमंत्री कहते थे डॉलर जब मजबूत होता है, रुपया जब गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज बताओ $97 का हो गया, डॉलर कितनी साख गिर रही हिंदुस्तान की। देश में तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, 5 किलो वाला सिलेंडर महंगा हो गया, 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, आज 29 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन इस देश के बेईमान भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री और गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं अमेरिका में तो और महंगा गैस है, कनाडा में तो और महंगा गैस है, अरे हिंदुस्तान में तो सस्ता गैस है। अरे बेईमानो, ये बताओ अमेरिका में तो एक एक आदमी लाखों लाख रुपए कमाता है, उतनी ही कमाई हिंदुस्तान के लोगों की कर दो, हम भी महंगी गैस खरीदने के लिए तैयार हो, नहीं तैयार हो बताओ। वहां पता है कितनी प्रति व्यक्ति आए हैं? लाखों लाख है। उतनी हमारी भी कर दो, उतनी हमारी भी कर दो, हम भी महंगी गैस खरीद लें। जब महंगाई बढ़ानी होगी तो कहेंगे वहां अमेरिका में भी ज्यादा दाम का मिल रहा है गैस, कनाडा में भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, वहां भी। अरे हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। मोदी जी, हिंदुस्तान से। और तुमने अपनी ये हालत कर ली है, तुम्हारी हालत तो देख के दया आती है, दया आती है देश के प्रधानमंत्री की हालत देख के। ट्रंप कहता है उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते, बैठ जा। देश में महंगाई, मेरे दोस्तों याद रखना, ये महंगाई देश में आई हुई महंगाई नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई हुई महंगाई है। कैसे लाई हुई महंगाई है? कैसे लाई हुई महंगाई है? कैसे लाई हुई महंगाई? डीजल और पेट्रोल, कच्चा तेल कहां से आता है? ईरान से, रूस से सस्ता तेल हमें मिलता है, सस्ता में तेल मिलता है। ईरान हमको 60 दिन की उधारी देता था, ईरान हमको सस्ता तेल देता था। मोदी जी कहते हैं डॉलर बचाना है, ईरान हमको रुपए में तेल देता था। ईरान से हिंदुस्तान तेल आने में 7 से 10 दिन लगता है। रूस हमको सस्ता तेल देता था, रूस से हिंदुस्तान में तेल आने में 20 से 25 दिन लगता था। लेकिन मोदी जी को डांटा ट्रंप ने, बोला है रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद। बोले जी हुजूर बंद। जनता कह रही है अरे मोदी जी हम लोग लाइन में लगे, ध्यान रखो हमारा। बोले कुछ नहीं, ट्रंप ने कहा है बंद। अरे बोले साहब हमें सस्ता चाहिए तेल, कहने कुछ नहीं, ट्रंप ने कहा है बंद। तो बोले कहां से खरीदोगे मोदी? कहने हम वेनेजुला से खरीदेंगे। कहां से? वेनेजुला। कितने दिन में आता है वहां से तेल मालूम है? 56 से 60 दिन में तेल आता है। 56 से 56 छुरी हो गए हैं।
तो 56 से 60 दिन लगता है वेनेजुला से और 50 से 55 दिन लगता है अमेरिका से। तो अभी नरेंद्र मोदी को जब ट्रंप ने डांटा तो मोदी जी ने वेनेजुला से तेल खरीदना शुरू कर दिया और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और वेनेजुला का तेल इतना घटिया होता है, उसको रिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान में कोई भी रिफाइनरी है नहीं, सिर्फ एक है जामनगर में। जामनगर में किसकी है? अंबानी की। और कोई रिफाइनरी है ही नहीं जो उस तेल को रिफाइन कर ले, और चंद कहीं होगी तो मुझे नहीं मालूम। तो महंगाई देश के अंदर लाई गई है। आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से हिंदुस्तान की जरूरत का 50% गैस, 60% कच्चा तेल गुजरता है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मैंने संसद में भी कहा था, मोदी जी अगर ईरान आपका दोस्त था, हिंदुस्तान की जरूरत का तेल और गैस वहां से आता था, तो तुमको क्या जरूरत थी? कूद के 3 दिन पहले इजराइल पहुंच गए, बोले हमको मेडल पहना दो, मेडल। अपना मेडल पहन लिया, हम लोग लेके हम पैदल हो गए। खुद मेडल पहन लिया, हम पैदल हो गए। अब कहने लगे फादरलैंड बताइए। पता नहीं बीजेपी वालों के पापा का लैंड वहां कैसे पहुंच गया। अरे हमारे मदरलैंड हिंदुस्तान है, फादरलैंड भी हिंदुस्तान है। बीजेपी वालों के पापा का लैंड हो गया इजराइल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब मोदी ने कह दिया तो बीजेपी वाले मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? ट्रंप ने एक बार और क्या कहा? मोदी जानता है हम उसका कैरियर खराब कर सकते हैं। देखो तुम लोग बहुत समझदार हो, सब बोलते जा रहे हो, मुझे कब बोलना पड़ रहा है? मैं कम बोल रहा हूं, आप लोग ज्यादा बोल रहे हो। एप्स्टीन फाइल का डर दिखाया, बोले मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खराब कर सकता। बोले जी हुजूर कुछ निकाल रहा मत उसमें से। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम सोच रहे थे भारत की सेना, गौरवमयी सेना, वो पीओके पे कब्जा करेगी। उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लगा गई, तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लगा गई। क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांसों में तूफान है, उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांसों में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा। रक्त क्रांति के भरम से देश को बचाएगा, रक्त क्रांति के भरम से देश को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांसों में तूफान है, उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांसों में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान
है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियां, छोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियां। रूढ़ियों से बन सकी है कब नवीन पीढ़ियां, रूढ़ियों से बन सकी कब नवीन पीढ़ियां। हर मनुष्य समान और सबका हक समान है, हर मनुष्य समान और सबका हक समान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। था और इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। आगे की रणनीति भी तैयार हुई कि गांव-गांव में संगठन का निर्माण करना है पार्टी के, और जो संभवतः दिसंबर में नगर निगम नगर पालिका का चुनाव होगा उसमें मजबूती से हम लोग हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की समस्याएं हैं। सरकारी स्कूलों को लगभग 10,500 बंद किया गया है। यहाँ आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। जो ज़मीनें संरक्षित और सुरक्षित थीं वहाँ पर अपने पूंजीपति मित्रों को बीजेपी औने पौने दामों में ज़मीनें दे रही है। तो ये तमाम मुद्दे लेके आने वाले दिनों में हम लोग संघर्ष करेंगे। सर